पिछले महीने बिहार के अररिया जिले में एक ही हफ्ते के अंदर हिरासत में 2 कैदियों की मौत हो गई। दोनों ही मृतक सोहराब खान उर्फ मुन्ना और मिथिलेश राम आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक या महादलित परिवार से हैं। मई मीडिया ने 3 साल पहले 2022 में अररिया में हिरासत में मौतें, न्याय के इंतजार में पथराई आंखें के नाम से एक विस्तृत रिपोर्ट चलाई थी। इसमें हमने 2020 से 2022 के बीच अररिया में ऐसे ही लगभग आधा दर्जन मौतों की कहानी सामने लाई थी। ये सभी अल्पसंख्यक या महादलित परिवार से थे। 13 मई 2020 को मोहम्मद मुमताज, 31 दिसंबर 2020 को मोहम्मद अशफाक, 27 फरवरी 2021 को इमरान, 14 जून 2022 को नरेश धरकार और 16 जुलाई 2022 को मोहम्मद सज्जाद इन कैदियों में शामिल थे। पलासी प्रखंड अंतर्गत भीखा पंचायत के बांसर गांव के रहने वाले सोहराब खान उर्फ मुन्ना साल 2011-12 में अपने एक साथी से 20 से 25 हजार रुपए के लेन देन के मामले में जेल गया। कुछ महीनों जेल में रहने के बाद मामला कोर्ट में सेटल हो गया था। करीब 13 सालों बाद उसी मामले में एक गैर जमानती वारंट जारी कर उसे 17 अप्रैल को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। कितना दिन जेल में रहा था? उसमें रहा था 4 महीने रहा था 2011 में। हाँ। अच्छा। तो इसमें मतलब फिर इसका पैसे दिया सब कुछ, मतलब सब कुछ, फिर वो बाहर आ गया। फिर बाहर आ गया। कितना पैसा दिया? वही 25-30 हजार जितना भी था अच्छा। दे दिया, फिर बाहर आ गया। ये किसको दिया? मतलब रिश्वत दिया 25-30? नहीं, उसी को दिया, मतलब कोर्ट पे, मतलब कोर्ट में कोर्ट में पैसे लिया था। हाँ, वापस करो पैसा। हाँ, तो कोर्ट में पैसे ले लिया वापस, सब कुछ खत्म हो गया। फिर वो मतलब उसको फिर छोड़ दिया, वो बाहर आ गया। फिर विषय बिल हो गया, बाहर आ गया वो भी। फिर सब बीच में साथ उसका फिर बिल टुकटी हो गया था एक। तो फिर थाना से कोई नोटिस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट आया पकड़ के ले चला गया उसको। तो 2011 का मामला का अभी 2025 में फिर वापस लेके गया। हाँ, अच्छा। एक बेल टुकटी था इसीलिए। सोहराब का मामला था, वो 2012 से चल रहा था। वो जीआर केस था, चला आ रहा था। तो उसमें अभी फ़िलहाल जो अरेस्ट हुआ था वो ये हुआ था कि उन पर एक NBW नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गया था। और जहां हमको समझ में आ रहा है वो 3-4 जो है डेट्स पड़ा होगा कोर्ट का, तो उसमें अब्सेंट हो गया, उसका जो है अटेंडेंस फाइल नहीं हो पाया होगा। तो NBW उनका इशू हुआ है सितंबर के अराउंड 2024 में, और पुलिस जो है उसको 17 फरवरी को रात के 1:30 बजे के करीब उनके घर से अरेस्ट कर लिया इसी मामले। पुलिस के अनुसार सोहराब खान की तबीयत अचानक खराब होने पर उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गिरफ्तारी के अगले ही दिन 18 अप्रैल 2025 को अररिया मंडल कारा अधीक्षक सुजीत कुमार झा ने सोहराब के परिवार को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि सोहराब की समुचित चिकित्सा हेतु कारा से सदर अस्पताल अररिया में कारा के सुरक्षा कर्मियों के संरक्षण में भेजा जा रहा है। लेकिन अगले दिन आई सरकारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी लगना बताया गया। परिवार ये मानने को तैयार नहीं है और न ही फांसी को लेकर कोई प्रमाण प्रशासन ने परिवार के समक्ष रखा है। कब ले गया था? वही 17 तारीख को रात में। अच्छा। हाँ, 17 को रात में ले गया, फिर 18 को चालान कर दिया उसका। 19 को फिर ऐसा हादसा हो गया रात में। तो पहले से इनको कोई बीमारी मरी था? कुछ भी नहीं था पहले तो पूरा ठीक था, खेती बाड़ी कर रहा था, कमा रहा था, अच्छा खासा सबको घर में खिला रहा था, खा रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं था पहले से। किसी तरह का कोई दवाई ववाई खाता? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई दवाई ववाई नहीं? कुछ भी नहीं। तो क्या बताया पुलिस वाला कि कैसे डेथ हुआ? अब वो सब बता रहा है कि नहीं फांसी ले लिया। तो जेल में कैसे फांसी लेगा बता ना? जेल में कोई फांसी लेता? जेल में अच्छा। वो लोग जेल में मार दिया, जेल में लिया करके। तो फांसी लेने का वो लोग कुछ क्या वीडियो दिया? CCTV? कुछ भी नहीं दिया है। तो हम तो बोले उसको, और फांसी लिया तो तुम ये साबुत दिखा, तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो तुम दिखाओ ना, मतलब कुछ जेल में कुछ गलत किया तो उसे वहाँ कैमरा है, तो कैमरा सब कुछ कैमरा में दिख रहा होगा ना, तो दिखा सकते हो ना कैमरा में, तो दिखाओ। तो कुछ भी नहीं दिखाया, मतलब कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, कोई सवरान से बैठा हुआ सब। उसको 1 बजे की ठीक चालान किया। चालान करने के बाद लेके यहाँ से पुलिस वाला गया, लेके जेल में गया। जेल में ले आके मार दिया। जेल में ले आके मार दिया। क्या हुआ? कहीं केस वेस किए? कुछ मामले में कुछ बात हुआ? बोला कुछ न्याय देगा? कौन न्याय दिलाई? क्या दिलाई? पुलिस वाला तो कुछ करता ही नहीं। बिहार जेल नियमावली 2012 के नियम 521 के अनुसार आत्महत्या या हत्या की घटनाओं को रोकने के लिए
ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चाकू, टूटे कांच, रस्सी और ईंट जैसे खतरनाक सामान खुले में न रहें। नाइयों, दर्जियों और कार्यशालाओं के औजार काम के बाद गिनकर बंद कर दिए जाएं। फिनाइल जैसी जहरीली चीजें कैदियों की पहुंच से दूर रखी जाएं। मैं तो एकदम ये कहूँगा कि प्रशासन की लापरवाही नहीं, प्रशासन द्वारा इसकी हत्या की गई है। ये जो मामला है 19 तारीख को सुबह मैं थाना में था, एक वारंटी इसी गांव का, वो भी उसको लेके गया था। हम लोग पहुँचे मिलने के लिए, क्या मामला तो देखे इसके परिजन वहाँ पूछे क्या हुआ, तो कि कुछ गार्ड आए हैं जेल से, वो बोल रहे हैं कि सौरभ का तबीयत ख़राब है, आप लोग चलिए अररिया सदर हॉस्पिटल, और हमसे साइन सादा पेपर में करवा लिए। तो हमको वो कहाँ है गार्ड, बोला कि वो चला गया। तो ठीक है, आप लोग अररिया पहुँचिए, अगर ज़्यादा बीमार उमार रहेगा तो हम लोग को भी बोलिएगा, आएंगे। बोला ठीक है। ये लोग गया है, आधा घंटा के बाद ये लोग फ़ोन करता है कि देखिए हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे और यहाँ पर उसका लाश पड़ा हुआ है और खून से लथपथ है। तो फ़ौरन हम लोग यहाँ से निकले अररिया। जब सदर हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो वहाँ कोई नहीं है। डॉक्टर से जब पूछे तो डॉक्टर का कहना हुआ कि 2 बज के कुछ मिनट में इसको लेके आया है और ये मरा हुआ था, उसकी मृत्यु रास्ते में हो जाए या कहीं हो जाए, ये यहाँ जीवित नहीं आया है। और वो अपना रजिस्टर भी दिखाया कि देखिए हमारा मृत्यु इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम लोग चारों तरफ गार्ड वार्ड देखे, जेल का कहीं कुछ कोई नहीं है। एक जो गार्ड यहाँ आके लिखा हुआ आके लेकर गया था साइन करवा के, उसको देखे, उसको हम पकड़े। अरे भाई, आप सादा पेपर में साइन कराए, इसका जब हत्या रात में हो गया या मर गया तो आप सुबह क्यों साइन करवाए? तो हमको जेलर साहब बोले, हमको आपको पता था कि मर गया ये? बोला हमको पता नहीं था, हमको 3 बजे भोर में जेलर साहब फ़ोन किए कि जल्दी आ जाओ जेल। गए हम तो हमको लेटर दिया कि जल्दी साइन करा के लेके आओ, वो बीमार है। और हमको पता नहीं था कि वो मर गया, हम जानते तो हम जाते भी नहीं। फिर उसको गाड़ी में बिठाए अपने और डीएसपी साहब के पास लेके गए, उसको बयान करवाए। डीएसपी साहब के सामने में वो बोला कि हमको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, हमको सुबह 3 बजे भोर में दिया गया है, 5 बजे थाना पहुँचे, 6 बजे साइन करा के हम लौट गए हैं। और दोबारा जेलर साहब बोले कि आगे जाके तुम हॉस्पिटल गतिविधि देखो क्या हुआ, वहाँ हत्या हो गया है उसका, वो मर गया है। तो इसी वजह से हम देखने को आए तो उसको पकड़े। एक बात ये है। दूसरा है कि ये जो है सौराब का, जब हम लोग यहाँ पर ये करने लगे, डीएसपी साहब आए, सब चीज़ देखा, खून लगा हुआ है, नॉर्मल मौत है नहीं इसका। तो वहाँ जब मीडिया वाले इसका बयान हम लोगों का लिए, सबका देखे, तो उधर से जो है जेलर साहब का बयान आया कि टॉयलेट में फांसी लेके मर गया है। जबकि जेल के अंदर में टॉयलेट, कोई भी टॉयलेट में छत नहीं है, 5 फीट से ऊपर हाइट नहीं है, छत नहीं है। छत सीधे जो ऊपर 14 फीट में है वही छत में है, और वो छत में कोई सरिया कुछ नहीं है कुंडी की लगा के कोई फांसी ले ले। और उसके अंदर में कम से कम 40 से 50 आदमी है। वो लोग कोई नहीं देखा है कि फांसी ले लिया, और ये कह रहे हैं कि टॉयलेट में फांसी ले लिया। सोहराब की मौत से सिर्फ 5 दिन पहले ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले सजा याफ्ता कैदी मितेश राम उर्फ मिथिलेश राम की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। अररिया जिले की जमुआ पंचायत स्थित फुलवारी गांव निवासी मिथिलेश राम जून 2023 से हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था। पुलिस की माने तो 13 अप्रैल 2025 को तबीयत बिगड़ने पर उसे अररिया सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिथिलेश राम की पत्नी रूपा देवी का कहना है कि मौत से 1 दिन पहले 12 अप्रैल को वो जेल में अपने पति से मिलने गई थी। उस समय मिथिलेश सामान्य हालत में था और ठीक ठाक बात कर रहा था, लेकिन अगली सुबह परिवार को जेल प्रशासन की ओर से उसकी मौत की सूचना मिली। अगस्त 2017 में मिथिलेश राम पर 18 महीने के बच्चे की हत्या कर तालाब में फेंकने का आरोप लगा था। इस मामले में मिथिलेश के अलावा उसकी मां प्रमिला देवी और छोटा भाई श्रवण राम भी आरोपी थे। बाद में प्रमिला देवी की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। अररिया हाईकोर्ट ने 9 जून 2023 को इस मामले में आईपीसी की धारा 302, सपठित धारा 34, 201 सपठित धारा 34 और 365 सपठित धारा 34 के तहत आरोप तय किए। दोषी पाए जाने पर दोनों अभियुक्तों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास
और 50-50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 201 और 365 के तहत 7-7 साल कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। मिथिलेश का परिवार शुरू से इन आरोपों को गलत बता रहा है। मिथिलेश की पत्नी रूपा देवी का कहना है कि बच्चे की मौत तालाब में गिरने से हुई थी, लेकिन झूठी कहानी बनाकर पति को फंसाया गया। मामला में मर्डर में फंसा दिया है। बच्चा नहाने गया, कहाँ गया नहीं पता नहीं, पोखर में गिर गया और मर गया। और ये लोग बोला कि मार के फेंक दिया है, फंसा के जेल करा दिया। 3 साल में सास जेल से निकली, उसको भी मार दिया। 3 साल में सास निकाले, ओकरो मार दिया। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है रिपोर्ट में कि कुछ बीमारी वगैरह भी था। तो कोई बीमारी था इनको, आपके हस्बैंड को पहले से? कौन मालिक है? हाँ? नहीं, बीमारी नहीं है। फेफड़ा वगैरह में कुछ बीमारी जेल जब वो 2 महीने पहले बीमार हुआ था, फिर इलाज हुआ और ठीक हो गया था। 12 तारीख को उसे मुलाकात करने गए, वो अच्छे से बातचीत किया और बोला कि हम अच्छे हैं, किसी चीज की चिंता मत करो। मिलकर आए तो अगले दिन 6 बजे फोन आया कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है। अभी परिवार में कौन लोग हैं आप लोग? परिवार में कितना लोग हैं आप लोग? 3 बेटी है, अपना है। अच्छा, अभी कैसे चल रहा है खर्चा भरण पोषण? कैसे चल रहे हैं? वही चल रहे हैं बहुत अथी में। कैसे कमाना खाना कैसे हो रहा है? कमाने वाला कौन है? कोई बेटा नहीं है। मेरा पति तो मर गया, अब देखभाल कौन करेगा? देखभाल कौन करेगा? इस मामले में अब क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं हम इंसाफ चाहते हैं। कौन पालेगा मेरे बाल बच्चा को? अच्छा, क्या लगता है उसका मौत ऐसे ही नॉर्मल हुआ है कि नहीं, कोई साजिश वाजिश कुछ वैसा है क्या? हम देखे कि उसका गला फूला हुआ था, ये अचानक मौत कैसे हो गई? एक दिन पहले उससे मुलाकात किए, अच्छे से बातचीत किया, खाना खाया, चला फिरा और सुबह फोन आया कि डेथ कर गया। पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हैं। क्या गांव में स्कूल नहीं है क्या? नहीं, जेल गए थे जब, तब से छोड़ दिए पढ़ाई। जब से पापा जेल गए तब से नहीं पढ़ते हैं। मतलब पढ़ाई करे रहे, आप जैसे जेल के लिए। कितने क्लास में थे? 7 क्लास में। 8 क्लास वगैरह दोबारा 8-9 क्लास नहीं गए यार। अभी आगे पढ़ाई करने का इरादा है? है कि, पर पैसे नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे? तो सरकारी स्कूल में पैसा लगता है? सरकारी स्कूल में तो पैसा नहीं लगता, और लड़की सबको तो आजकल स्कॉलरशिप भी मिलता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई थोड़ी होता है। अच्छा, पहले यहाँ प्राइवेट में पढ़ते थे पहले? सरकारी में नहीं? सरकारी में पढ़ते थे। अच्छा, पापा क्या काम करते थे? मजदूरी करते थे। क्या, किस टाइप का मजदूरी? बस ऐसी कोई भी काम कर लेते थे। अच्छा, डेली का अगर कोई बुलाता था तो वो चले जाते थे? उससे परिवार अच्छे से चल रहा था? हाँ, चल रहा था। अब पिताजी नहीं है, अब क्या चाहते हो तुम लोग? बस उसका इंसाफ चाहते हैं। क्या लगता है, मतलब उनका डेथ हो चुका है, अब क्या इंसाफ चाहिए? क्योंकि उसमें तो लिखा हुआ है कि नॉर्मल डेथ हुआ है। हाँ, ये तो हम नहीं जानते हैं, बस जेल में मरा हुआ है, कैसे मरा है नहीं जानते। हिंदुस्तान अखबार में 14 अप्रैल को छपी खबर में जेल सुपरिटेंडेंट सुजीत कुमार झा ने बताया कि मिथिलेश को जॉन्डिस, टीबी और फेफड़ों में पानी भरने की शिकायत थी। इसके चलते उसे 2 बार इलाज के लिए GMCH भागलपुर भेजा गया था। वर्तमान में मृतक का इलाज मंडल कारा के अस्पताल में चल रहा था। सरकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण पुरानी लंबी बीमारी और कई अंगों का फेल हो जाना है। मिथिलेश राम के छोटे भाई कुंदन कुमार राम का आरोप है कि उनके भाई मिथिलेश की मृत्यु जेल में ही हुई थी, जबकि पुलिस ने अस्पताल लाकर उसे वहां मृत घोषित किया। वो इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। 2017 का घटना है, उसी में ये शायद 2019 में या 18 मेरा भाई को बेल करवाए थे मिथिलेश राम को। वो 2-3-4 साल घर में भी रहा। और परमिला देवी को बेल हुआ था 2020 में।
वो भी एक साल भी नहीं रहा घर में, उसको मार दिया वहाँ मेरा घर से 1 किलोमीटर पीछे बाद में मार के फेंक दिया था। उसका बाद 2023 में वो मेरा माँ तो मर गया। 2023 में दोनों भाई, मेरा एक सरवन राम, वो भी जेल में था, उसका बेल भी नहीं हुआ, 2017 से जेले में है। जब आप लोग लाए बॉडी पे कोई निशान भी था मारपीट का कुछ? निशान तो नहीं था, ये गला जो है ना, ये फुला हुआ था थोड़ा, ये गला ये फुला हुआ था और कुछ भी नहीं था। हम वही चाहते हैं कि जो मेरा भाई तो चला गया, वो तो लौट कर नहीं आएगा, जो भी उसका है जो मुआवजा के लिए, वो 3 लड़की है उसका, एक बड़ा है, 2 छोटा है, उसका देखभाल कौन करेगा? इन मामलों में हमने प्रशासन से कई सवाल पूछने चाहे, लेकिन करीब 20 दिनों के निरंतर प्रयास के बाद भी कोई अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। उधर अररिया के मानवाधिकार कार्यकर्ता जिले में अल्पसंख्यक और महादलित कैदियों की हिरासत में बढ़ती मौतों से चिंतित हैं और इसको लेकर न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। ये सिर्फ नया मामला नहीं है। जून 2022, जुलाई 2022 में भी 1 महीने के अंदर 2 लोगों का डेथ हुआ था। और उस कहानी में भी जब हम कंप्लेन देख पाए हैं फैमिलीज़ का, तो उस कंप्लेन में भी यही कहानी है कि पुलिस जो है वहाँ से लाती है, 1 दिन पहले जो है डेट इशू करता है लेटर की तबीयत ख़राब है, लेकिन नेक्स्ट डे फैमिली को पहुँचता है और उनको लाश मिलता है। जो एक केस था फुलकाहा थाना के अंतर्गत है नरपतगंज में, उस केस में भी हम लोग जब फॉलो अप किए तो हमें यह पता चला कि वो फैमिली जब आई तो पोस्टमार्टम भी हुआ तो वो फैमिली के सामने नहीं हुआ, फैमिली के पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम हो गया। जबकि प्रोटोकॉल ये है कि फैमिली का कोई ना कोई हो, अगर फैमिली ना हो तो उनका कोई लॉयर ही हो पोस्टमार्टम के टाइम में। और उस चीज़ में हम लोग जब एक केस आशीष रंजन कंप्लेनेंट हुए, उस केस में NHRC में फ़ाइल हुआ और फिर स्टेट ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी फाइल हुआ, तो हम लोग फॉलोअप जब किए तो एक लेटर, हम अभी जब गए उनके घर पर मिलने के लिए, एक लेटर हमें मिला SHRC के तरफ से ही। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि रिपीटेड कॉल्स के बावजूद DM SP ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, CD और उस तरह के केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे हैं। हम अभी भी उसको चेक कर पा रहे हैं, वहाँ से स्टेटस देखते हैं कि SHRC में क्या हुआ है। अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं और प्रेजेंट केस को भी देख रहे हैं, इसमें भी फैमिली को आश्वासन दिया जा रहा है कि नहीं इंसाफ होगा, लेकिन पहले के प्रेसिडेंट तो बहुत सही नहीं है। तो इस मामले में हमारा फोर्स ऑफ एक्शन है कि हम हाई कोर्ट जाएँ, क्रिमिनल लीड मूव करेंगे और हमारा ये है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हो कि आखिर अररिया जेल में चल क्या रहा है। आप 2022 में 2 लोगों के डेथ हो पाया, फिर बीच का मुझे नहीं पता, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल पाया है कि और लोगों की भी डेथ हुई और अभी हो रहा है और वो कहानी सेम है। हो क्या रहा है, इस चीज़ में एक इंक्वायरी सेटअप हो। और दूसरी बात है कि जिन लोगों का डेथ हुआ है उनके फैमिलीज़ को जो है कुछ ना कुछ कंपनसेशन जो भी NHRC के गाइडलाइन में हो वो मिले। इस चीज़ की हम कोशिश कर रहे हैं लीगल कोर्स ऑफ एक्शन के।